मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर सुर्वेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के पिछले लेक्चर में हमने कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटालिसिस, हेटेरोजेनस कैटालिसिस एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन देखा है, बराबर है। उसके बाद हमने कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो भी देख लिया है। पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट रहा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देता है, और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड पॉइजन्स ऐसे कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को तुरंत क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो हमने कैटलिस्ट यानी सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में ही कहा है। तो जब भी कभी आपको कैटलिस्ट वर्ड दिखाई देगा तो आप उसे क्या समझिएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट समझिएगा। उसके बाद हमने कैटलिस्ट किस किस चीज को अफेक्ट करता है वो देखा है। तो हमने देखा है कैटलिस्ट चेंजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये देखा है। उसके बाद हमने देखा कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लेकिन रिवर्सिबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ेगा एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ेगा। और वो भी कैसे बढ़ेगा, इक्वल फ्रैक्शन से बढ़ेगा, इक्वली नहीं, इक्वल फ्रैक्शन से बढ़ेगा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन टू सेम एक्सटेंट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट अगर दुगना हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रेट दुगना होगा। और इसी के चलते रेट अगर सेम फ्रैक्शन से चेंज होते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी। मतलब कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन 60% होती है तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी रिएक्शन 60% ही होगी। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाता कैटलिस्ट, आपको याद रखना पड़ेगा। कैटलिस्ट नेवर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। बिना कैटलिस्ट के एफिशिएंसी 70% है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी 70% ही होगी। उसके बाद कैटलिस्ट नेवर चेंजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम ना आगे शिफ्ट होता है और ना ही पीछे शिफ्ट होता है, उसकी पोजीशन जैसे वैसे ही रहती है। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इट डज नॉट चेंज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बट इट चेंजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इट चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन टू सेम एक्सटेंट। ये हमें याद रखना है, बराबर है। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हमें मैथमेटिकली स्टडी करना है, तो कैसे स्टडी करेंगे, तो अगेन हमें अरेनियस इक्वेशन यहां पे मददगार साबित होता है। तो हमने अरेनियस इक्वेशन देखा था, तो देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखिए हमारे पास अरेनियस इक्वेशन है बच्चों, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इसको हम log टू द बेस E अप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, log टू द बेस E ऑफ e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT प्लस log ऑफ A। अब ये कैसे आया आपको पता है, log ऑफ AB का रूल लगा के हमने log ऑफ A और log ऑफ B को क्या किया, सेपरेट किया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ K टू द बेस E इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT log टू द बेस E ऑफ E प्लस log टू द बेस E ऑफ A, बराबर है। इस तरह से मैं इस पावर को नीचे ला सकता हूं। अब log टू द बेस E ऑफ E कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, log ऑफ K टू द बेस E, log ऑफ K टू द बेस E इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस log ऑफ E टू द बेस A। इक्वेशन 1 मिल गया, कल भी हमें यही मिला था, बराबर है। तो इस तरह से हमने जो अरेनियस इक्वेशन मिला था उसको हमने log अप्लाई किया दोनों साइड पे, log टू द बेस E, फिर उसे सिंप्लीफाई करते गए, यहां तक पहुंच गए। अब इस log टू द बेस E को हम यूज नहीं करते,
हम log टू द बेस 10 को यूज करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को log टू द बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log टू द बेस e के जगह पे उसकी वैल्यू डाल देंगे log टू द बेस 10 वाली 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ k। तो log टू द बेस e की वैल्यू क्या है 2.303 log टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ a। अब 2.303 से दोनों साइड पर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, log टू द बेस 10 ऑफ k इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस क्या मिलेगा log टू द बेस 10 ऑफ a। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। ये समझो हमारा इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। तो कल भी हमें इक्वेशन मिला था, तो log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a। ये डेरिवेशन हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इसके वक्त भी देखा था, यहाँ तक तो सेम है। टेम्परेचर बदलने से k बदलता है, लेकिन टेम्परेचर बदलने से EA नहीं बदलता। अब जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म ही चेंज होता है, पाथ ही चेंज होता है, इसलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज होती है। समझो हम ऐसा आप इमेजिन करेंगे, इन absence ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इज इक्वल टू कितना है, EA1 है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इज इक्वल टू कितना है, EA2 है। देयरफॉर हमें इक्वेशन 2 को कैसे लिखते आएगा तो ये बाद में ही देख लेंगे, पहले इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझो EA1 है, तो इस इक्वेशन 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज log टू द बेस 10 ऑफ k1, बराबर है, log टू द बेस 10 ऑफ k1। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA1 है, तो जाहिर है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट भी बदलता है। तो EA1 जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी तो समझो कि रेट कांस्टेंट कितना है, k1। तो हम इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे, log टू द बेस 10 ऑफ k1 इज इक्वल टू माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a। इक्वेशन नंबर 3, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट in presence of catalyst let us consider that energy of activation is equal to EA2 है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझो EA2 है एंड K इज इक्वल टू क्या है, K2 है। तो हम यहां पे ये वैल्यूज पुटअप करके हमें अगेन इक्वेशन मिलेगा log टू द बेस 10 ऑफ K2 इज इक्वल टू माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT प्लस log टू द बेस 10 ऑफ A। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो 3 में से 4 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, log ऑफ K1 to the base 10 minus log of K2 to the base 10 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA2 अपॉन 2.303 RT एंड ये प्लस log टू द बेस 10 ऑफ A एंड ये माइनस log टू द बेस 10 ऑफ A क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। तो जब मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करूंगा तो log टू द बेस 10 है, log टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA2 अपॉन 2.303 RT। अब log ऑफ A माइनस log ऑफ B को मैं कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ A अपॉन B। तो log ऑफ K1 अपॉन K2 टू द बेस 10 ऐसे मैं लिख सकता हूं, और इधर मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 अपॉन 2.303 RT मैं कॉमन लिख सकता हूं, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, EA2 माइनस EA1 रहेगा। समझ में, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, EA2 माइनस EA1। तो इस तरह से मुझे
log टू द बेस 10 K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, EA2 माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT, ये फार्मूला मिल जाएगा। और ये फार्मूला ही क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट बताता है। तो इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA1 है, तब रेट कांस्टेंट K1 होगा। तो जब रेट कांस्टेंट K2 होगा तब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, K1, K2, EA1, EA2 एंड T। तो 5 वेरिएबल में से कोई भी 4 वैल्यूज मालूम रही तो हम 5वीं वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या करता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट बता रहा है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो इसे हमेशा की तरह, log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1। तो K1 अपॉन K2 की जगह पर मैंने K2 अपॉन K1 लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा बच्चों, बराबर है। इधर क्या है, हमेशा की तरह EA2 माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT। तो इस log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ये माइनस साइन इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस EA2 माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT। आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को याद रखिएगा। अब हमेशा हम K2 अपॉन K1 लेते हैं, इसलिए मैंने आपको इक्वेशन भी K2 अपॉन K1 वाला बताया। जब आप K2 अपॉन K1 रेशियो लोगे तो यहाँ पे साइन कौन सी चाहिए, माइनस। जब K1 अपॉन K2 होगा तो यहाँ पे साइन प्लस होनी चाहिए। ये माइनस साइन कहाँ से समझ में आया, ये K1 अपॉन K2 था, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन। ये माइनस साइन मैंने इधर शिफ्ट कर दी, इसलिए माइनस EA2 माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT है। तो इस तरह से हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट देख लिया और उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिड्यूस कर लिया है। कोई कोई फार्मूले में यहाँ पे EA2 माइनस EA1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा EA भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा EA अपॉन 2.303 RT। तो आप ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे इक्वेशन जो है वो डिपिक्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट। तो यहाँ तक भाई हमें मालूम होना चाहिए। देखो नोट्स में ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभार पूछा जाएगा तो आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए, तो इसलिए ये इक्वेशन हमने लिया है। आप ये बोर्ड पर देख लीजिएगा पूरा पहले से लेकर आखिरी तक, और आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोट्स पर। देखिए इधर से सब बच्चों को दिखाओ ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया है, धीरे 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 आप क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन पूरा दिखा सकते हो बच्चों को। देखो बच्चों आप ये इक्वेशन लिख लो, आसान है, डिराइव करना भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे इक्वेशन क्या कर सकते हो, देख सकते हो और कहीं पे लिख सकते हो। मतलब नोट्स में ये राइट डाउन करके रखो, आपको आगे चलकर फायदे होगा इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। मालूम चाहिए आपको, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह किताब में देखने को नहीं मिलते, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में भी पहले ये टॉपिक था, कट कर दिया उसे। केमिकल काइनेटिक्स में है ये, और हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कंसेप्ट भी है, रेट कांस्टेंट भी है। तो हो सकता है कि सारी चीजें हमें मालूम है, तो इस पर एक आधा सवाल आ सकता है आपको, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, देखो बच्चों हमें हमेशा नीट की एग्जाम हो, जेई के एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो, इस ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, ग्राफ ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ k वर्सेस 1/t। तो ये जो ग्राफ है इसके बारे में कई बार पूछा गया है, और इस ग्राफ पर से नेचर ऑफ रिएक्शन भी हमें पूछा जाता है। तो कैसे, तो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए ग्राफ हम देखेंगे, बराबर है। अब log टू द बेस 10 ऑफ k वर्सेस 1/t, ये ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हियर k यानी रेट कांस्टेंट है एंड t यानी टेम्परेचर इन केल्विन है। अरेनियस का इक्वेशन हमें मालूम है, k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस e अपॉन RT। इस इक्वेशन का हमने log लिया था दोनों साइड में, log टू द बेस e, तो हमें क्या मिला था, log ऑफ k टू द बेस e इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, माइनस EA अपॉन RT प्लस log ऑफ a टू द बेस e। ये इक्वेशन मिला था। ये इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, log ऑफ k टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R, बराबर है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस EA अपॉन R इन ब्रैकेट 1/t प्लस
log to the base 10 ऑफ ए, बराबर है, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को जो log to the base e के फॉर्म में है उसे हम क्या कर सकते हैं, log to the base 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे log to the base 10 लिखूंगा, log to the base 10 ऑफ k, तो यहाँ पे 2.303 भी होगा। इस 2.303 को हमने डिवाइड कर दिया था, तो ये आएगा 2.303 log to the base 10 ऑफ k माइनस EA अपॉन R 1/t प्लस 2.303 log to the base 10 ऑफ a, इक्वेशन नंबर 4। 2.303 को अगर हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे log to the base 10 ऑफ k मिलेगा माइनस EA अपॉन 2.303 R मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/t प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा log to the base 10 ऑफ a, इक्वेशन नंबर 5, बराबर है। तो log to the base 10 में कन्वर्ट किया हमने log को, फिर 2.303 को डिवाइड किया दोनों साइड, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो देखो हमें जिसके बीच में रिलेशन चाहिए था उसके बीच में रिलेशन मिल गया, log to the base 10 ऑफ k एंड 1/t के बीच में रिलेशन मिल गया। अब ये वैल्यू पहले लिखी है तो ये हम y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, 1/t हम x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो जो वैल्यू हम y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे वो हमारा y वेरिएबल होगा, एंड जो वैल्यू हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे वो हमारी क्या होगी, x वेरिएबल की वैल्यू होगी, बराबर है। तो इक्वेशन किसके जैसा दिखाई दे रहा है भाई, y इक्वल टू mx प्लस c के जैसा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है log ऑफ k वर्सेस 1/t, ये किसके साथ मेल खा रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ मैच कर रहा है। और इसके ऊपर से हमें पता चला कि ये जो भी ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब y वेरिएबल log ऑफ k टू द बेस 10 है, x वेरिएबल यानी 1/t है, c यानी y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, log टू द बेस 10 ऑफ है। तो m यानी स्लोप है, स्लोप किसके साथ मैच हो रहा है, माइनस a अपॉन 2.303 r के साथ। तो हमें ये जो ग्राफ मिलेगा, तो एक ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, विथ नेगेटिव स्लोप मिलेगा बच्चों। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब भी हम log ऑफ k वर्सेस 1/t प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा विथ नेगेटिव स्लोप। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, तो हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। ये है log ऑफ k टू द बेस 10 की वैल्यू, और इधर हम प्लॉट करेंगे किसकी वैल्यू, 1/t की वैल्यू, बराबर है। अब जब 1/t 0 होगा, 1/t 0 कब होगा, 1/t 0 कब होगा, जब टेम्परेचर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो व्हेन टेम्परेचर T इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन 1/t इज इक्वल टू 0, बराबर है। व्हेन टेम्परेचर T इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो 1/t इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, मतलब यहां पे होंगे हम। तो जब टेम्परेचर T इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब K की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें मालूम है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि K बढ़ता है इसलिए। तो जब टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा तब K की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसलिए हमें log ऑफ K की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, बराबर है। तो जब T इक्वल टू इन्फिनिटी होगा मतलब वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी आल्सो हाई एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ K इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। इसलिए हमें मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे 1/t इक्वल टू 0 के लिए, मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और ये 1/t की मैं वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या होगा, 1/t की वैल्यू 0 है तो ये सब कुछ 0 होगा, तो log ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ a होगा, मतलब log ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ a की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। तो जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो 1/t इक्वल टू 0 होगा, तो 1/t इक्वल टू 0 के लिए k की वैल्यू मैक्सिमम होगी, log ऑफ k भी मैक्सिमम होगा, और जब 1/t 0 रहता है तो log ऑफ k क्या होता है, log ऑफ a के बराबर। अब जैसे जैसे हम 1/t बढ़ते जाएगा, अब इधर से आप इधर जा रहे हैं तो 1/t की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 1/t की वैल्यू कब बढ़ती है, when temperature decreases 1/t increases, बराबर है। इधर ध्यान दो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो क्या होता है, रेशो बढ़ते जाता है। तो 1/t इधर बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्चुअली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो when we move from 0
टू राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 1/t की वैल्यू बढ़ती जा रही है और 1/t की वैल्यू तभी बढ़ती है जब टेम्परेचर कम होता है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट भी कम होता है, मतलब log ऑफ k की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसलिए हमें क्या मिलेगा, log ऑफ k का वैल्यू कम कम होते हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप, एंड यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस EA अपॉन 2.303 R, दैट इज इक्वल टू m। तो ये स्लोप पूछा जाता है, व्हेन log ऑफ k इज प्लॉटेड वर्सेस 1/t देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ग्राफ। तो आपको स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। अगर स्लोप मालूम हुआ, R तो हमें मालूम है, तो हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ का मेन यूज क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने के लिए हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस 1/t इंक्रीजेस, but in case of endothermic reaction whenever we decrease the temperature rate constant k also decreases, therefore its log also decreases। आणि म्हणून मग आपल्याला ग्राफ काय मिळतो, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ निगेटिव्ह स्लोप मिळतो। लेकिन ये ग्राफ एप्लीकेबल है बच्चों ओनली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखिएगा ये जो ग्राफ है इट इज एप्लीकेबल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ओनली। डू यू गॉट इट। यहां पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हो, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या है, log टू द बेस 10 ऑफ a। तो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यही ग्राफ हम निकालेंगे log ऑफ k टू द बेस 10 वर्सेस 1/t, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो इधर हम 1/t प्लॉट कर रहे हैं और इधर हम log ऑफ k को प्लॉट कर रहे हैं टू द बेस 10। अब देखो when t is equal to infinity 1/t is equal to 0, जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, जब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, हाई टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट बहुत बहुत कम रहता है, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट भी कम रहेगा। मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बहुत बहुत कम मिलेगी। ये तो मालूम है ना आपको, ली-चाटलियर प्रिंसिपल के अनुसार एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी कम होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस, ऐसा हमने देखा है, बराबर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन में। तो जब टेम्परेचर इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, मतलब 1/t इक्वल टू 0 होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब k की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी, तो मिनिमा मिलेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा तो 1/t की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बढ़ते जाएगी। तो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो बढ़ते जाएगा। तो जब हम इधर जाते हैं तो 1/t की वैल्यू बढ़ते जा रही है, 1/t बढ़ते जा रहा, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। और जैसे जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम होता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, और हमें ग्राफ इस तरह का मिलता है, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बट विथ पॉजिटिव स्लोप। क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव स्लोप मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो when we plot a graph of log of k versus 1/t for exothermic reaction, then the graph is straight line not passing through origin but with positive slope। और ये क्यों, तो ली-चाटलियर प्रिंसिपल के आधार पर हम बताते हैं। तो जैसे जैसे 1/t बढ़ते जा रहा है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जा रही है, टेम्परेचर कम होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए k की वैल्यू बढ़ेगी, तो log ऑफ k भी बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा तो हम प्रेडिक्ट करेंगे द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और ऐसा ग्राफ मिलेगा तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखो सारे किताबों में एक सवाल है, व्हेन log ऑफ k इज प्लॉटेड वर्सेस 1/t सच ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, द नेचर ऑफ रिएक्शन इज। ऐसा ग्राफ मिला तो देखो 1/t बढ़ते जा रहा है और log ऑफ k की वैल्यू कम होते जा रही है। तो ऐसा जब नेचर मिलेगा तो आप प्रेडिक्ट क्या करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक। और जब आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बराबर है। तो आपको ग्राफ दिया जाएगा और नेचर पूछा जाएगा रिएक्शन का। तो ऐसा ग्राफ मिला तो एक्सोथर्मिक बोल देना, ऐसा ग्राफ मिला तो क्या बोल देना, एंडोथर्मिक। लगभग सारे किताबों में यह सवाल पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, ओनली फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
क्योंकि टेम्परेचर का असर दोनों रिएक्शन में एक जैसा नहीं होता, एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है तो एंडोथर्मिक में अलग होता है। समझ में? तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ये है और एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ ये है। यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट क्या है? log ऑफ a। एक्सोथर्मिक के लिए y इंटरसेप्ट मिनिमा होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो भी होगी वो मिनिमम होगी एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन y इंटरसेप्ट क्या होगा रे? मैक्सिमम होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए y इंटरसेप्ट क्या होगा रे? मिनिमम होगा। बराबर है। अब यही ग्राफ हम प्लॉट करेंगे log ऑफ k टू द बेस 10 की जगह पे log ऑफ k टू द बेस e के वर्सेस। तो अगर हमें log ऑफ k टू द बेस e वर्सेस 1/t प्लॉट करना है तो कौन से इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों? इधर देखिए, हमें ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, log टू द बेस 10 की जगह पे log ऑफ k टू द बेस e वर्सेस 1/t प्लॉट करने के लिए बोलेंगे। तो ये वैल्यू हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे, तो ये y वेरिएबल होगा, ये x वेरिएबल की वैल्यू होगी, तो ये क्या होगा? m का वैल्यू, और ये क्या होगा? y इंटरसेप्ट का वैल्यू। बराबर है। तो जब हम log ऑफ k टू द बेस 10 के जगह पे log ऑफ k टू द बेस e को प्लॉट करेंगे 1/t के अगेंस्ट, तो जो भी स्लोप होगा वो कितना होगा? -EA/r। यहां पे भी स्लोप कितना मिलेगा? -EA/r अगर log टू द बेस e है तो जब हम log ऑफ k टू द बेस e लेंगे तो स्लोप कितना बताना है? -EA/r। और जब log ऑफ k टू द बेस 10 होगा तो स्लोप कितना बताओगे? -EA/2.303r। बाकी नेचर वगैरह सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? ये दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नेचर ऑफ ग्राफ पूछा जाएगा या फिर ग्राफ दिया जाएगा तो नेचर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा। ऐसा ग्राफ मिलेगा तो बिंदास बोल देना रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंड ऐसा ग्राफ मिला तो बिंदास बोल देना रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। समझ में? तो ये था बच्चों ग्राफ। बहुत सारे सवाल इस मतलब बहुत सारे किताबों में ये सवाल पूछे गए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी टॉपिक हमने देख लिया। अब लास्ट टॉपिक बचा है अपना, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट। डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट तो भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। और यहाँ हमारा फिर केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। तो हमें नियर अबाउट 27 लेक्चर्स लगे थ्योरी खत्म करने के लिए। अब हम कल से MCQ स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसके न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, और प्रैक्टिस जिसको होगी उसके न्यूमेरिकल फटाफट होंगे, विद इन टाइम होंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आते हैं, विथ टाइम भी हो जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो देखो अब लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। बराबर है। तो हम यहां पे कैटलिस्ट के लिए कॉलम करेंगे एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए एक कॉलम करेंगे। अब जितने भी चिल्लर पॉइंट बनते होंगे वो सारे बताएंगे। डिफरेंशिएट ही करना है तो जितने भी पॉइंट बनते होंगे वो बताएंगे। सबसे पहले कैटलिस्ट रिएक्शन में पहले से ही मौजूद होता है, वो रिएक्शन में तैयार नहीं होता अपने आप, वो रिएक्शन में पहले से ही मौजूद होता है। रिएक्शन इन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। Catalyst is present in the reaction from beginning of reaction। बराबर है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पहले से ही मौजूद रहता है, क्योंकि हमें कैटलाइज करना है रिएक्शन को, तो कैटलिस्ट पहले से डाल के रखेंगे। तो कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। बट यहां पे हम लिखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट is never present at the beginning of reaction, it is formed during the progress of reaction। It is never present in the reaction at beginning, it is formed during progress of reaction। चिल्लर पॉइंट है लेकिन बताना पड़ेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी तो बताने हैं। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, मतलब इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर,
but reaction intermediate is formed during the progress of reaction. It is not present at the beginning of reaction. Second, catalyst पहले से मौजूद है, पहले वो रिएक्ट होगा एंड एट द एंड वो रीजनरेट होगा, मतलब कैटलिस्ट पहले रिएक्ट होता है और बाद में तैयार होता है. तो कैटलिस्ट गेट रिएक्टेड फर्स्ट एंड देन गेट रीजनरेटेड. देखो, कैटलिस्ट गेट रिएक्टेड फर्स्ट एंड देन गेट रीजनरेटेड लेटर. तो पहले रिएक्ट होगा और बाद में रीजनरेट होगा, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले तैयार होता है और बाद में सब्सिक्वेंट स्टेप में रिएक्ट होता है. तो इसमें देखेंगे, इट गेट फॉर्म फर्स्ट एंड देन गेट रिएक्टेड. फर्क है. तो ये पहले तैयार होगा और बाद में रिएक्ट होगा, ये पहले रिएक्ट होगा और बाद में तैयार होगा. तो कैटलिस्ट गेट रिएक्टेड फर्स्ट एंड देन गेट रीजनरेटेड लेटर. इंटरमीडिएट में क्या बोलेंगे? इट गेट फॉर्म फर्स्ट एंड देन गेट रिएक्टेड. तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हो. तीसरा, कैटलिस्ट जो है वो रेट लॉ में कभी अपीयर हो सकता है तो कभी हो भी नहीं सकता. मतलब कैटलिस्ट में और मे नॉट अपीयर इन रेट लॉ. कैटलिस्ट रेट लॉ में अपीयर हो सकता है और हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रहने देते हैं उसे. कभी कभार रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड रहता है, तो ऐसे वक्त कैटलिस्ट क्या होता है? रेट लॉ में अपीयर होता है. तो कैटलिस्ट में और मे नॉट अपीयर इन रेट लॉ, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो रेट लॉ में अपीयर होता ही नहीं है, और हुआ तो हम उसे रखते नहीं है. मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर, इट नेवर अपीयर इन रेट लॉ. रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में अपीयर नहीं होगा, और अपीयर हुआ तो हम उसे रहने नहीं देंगे, उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था. तो जिस स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है वो फास्ट हो या कैसी हो उसे रिवर्सिबल समझो, और लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो, और उस पर से फिर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, वो उसकी वैल्यू हम रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इट नेवर अपीयर इन रेट लॉ बट कैटलिस्ट में और मे नॉट अपीयर इन रेट लॉ. ये अपीयर हुआ रेट लॉ में तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने देंगे उसे. रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड नहीं होगा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. बराबर है. इधर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट नेवर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये पॉइंट हम बता सकते हैं. बराबर. रिएक्शन इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट में अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट में और मे नॉट अपीयर इन रेट लॉ बट इंटरमीडिएट नेवर अपीयर इन रेट लॉ. It reaction intermediate first get formed and then get reacted in subsequent step. Catalyst first get reacted and then get regenerated at the end of reaction. Catalyst is present in the reaction mixture from the beginning of reaction, but reaction intermediate is never present from the beginning of reaction. It is formed during the progress of reaction. तो इस तरह से बच्चों हम कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट के बताते हैं. बराबर है. और भी कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हम बता सकते हैं इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट के बीच में. कैटलिस्ट स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल होता है. कैटलिस्ट आर फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज हाईली अनस्टेबल. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो हमेशा अनस्टेबल ही रहते हैं. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तुलना में इनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तुलना में रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा क्या रहते हैं? अनस्टेबल. बट कैटलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? स्टेबल होते हैं. तो कैटलिस्ट आर जनरली स्टेबल बट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल इन नेचर. तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है.
और कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है देख लेते हैं हम। बस इतने सारे पॉइंट आपने बता दिए तो भी चलेगा, तो बराबर है। तो कैटलिस्ट आर जनरली स्टेबल इन नेचर, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल इन नेचर। तो ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, बराबर है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। अब पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी भी है। कैटलिस्ट भी ओवरऑल रिएक्शन में हम दिखाते नहीं है, सिर्फ एरो पर लिखते हैं उसे, सामने वाले को पता चले इसलिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी ओवरऑल रिएक्शन में दिखता नहीं है, वो सिर्फ दिखता कहां पे, मैकेनिज्म में। तो कैटलिस्ट हो या रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, बोथ अपीयर्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म बट बोथ नेवर अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन। कैटलिस्ट हम एरो पे लिखते हैं, लेकिन उसकी रिएक्शन कैसे होती है, किसके संग रिएक्ट होता है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ एरो पे उसे रख दो, सिर्फ रिएक्शन कैटलाइज है इतना पता चलेगा। तो कैटलिस्ट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन बट दे डू अपीयर इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बच्चों, ये क्या है, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है, आपको याद रखना पड़ेगा। बोथ, देखो यहां पे लिख सकते हैं, बोथ अपीयर्स only in reaction mechanism but they do not appear in overall reaction। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बोल सकते, ये पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है दोनों में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट बोथ अपीयर्स ओनली इन रिएक्शन मैकेनिज्म बट बोथ डू नॉट अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, और एक एकलौता एक क्या है, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है। तो बच्चों इतना समझ में आया कि यहाँ पर अपनी सारी थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स की खत्म हुई है। अब केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस हम करवा लेंगे, बराबर है। लेकिन आपने वो सारे MCQ के वीडियो लेक्चर्स क्या करने हैं, देखने हैं, देखेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, और मैं अच्छे से करवा के लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। न्यूमेरिकल्स भी मैं अच्छे से करवा लूँगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल में A to Z न्यूमेरिकल में आपको आंसर आएगा ही, मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। बहुत आसान है, गारंटी इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये आसान है, इसलिए न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मैथ चाहिए ऐसा नहीं है, आसानी से आपको आंसर आता है, और वो भी विदिन 1 मिनट आता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो हम कल से न्यूमेरिकल के लिए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों वो वीडियोस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे, घर पे भी 10-10, 5-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिएगा, मतलब हमारी अच्छी एक प्रैक्टिस होगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, हम रुकते हैं, थैंक यू।